गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 1 में संकलित कवि पद्माकर के कुछ पद पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। और इन पदों में किस प्रकार से उन्होंने वसंत ऋतु या यूँ कहें इसके साथ ही उन्होंने सावन के महीने का और जो फागुन का महीना है और कृष्ण गोपियों का किस तरीके से एक प्रसंग है जो उसको व्यक्त किया है, और इन कविताओं के माध्यम से हम उनको पद्माकर को और उनके काव्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे। कवि पद्माकर जो हैं वो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं। कवि पद्माकर जो हैं उन्होंने किस प्रकार से काव्य लिखा है, रीतिकाल का जो समय था उस समय जिस प्रकार से जो कवि लिखा करते थे उस समय वो इस तरह का था कि उनके जो काव्य में है वो अलंकारिक भाषा यानी सजावट से भरी हुई भाषा होती थी। उनके जो छंद होते थे या दोहे होते थे उनमें शब्दों की सीमा होती थी, उन्हें किस प्रकार से कैसे शब्दावली का प्रयोग करना है यह सोच समझकर वो लिखे जाते थे। इसके साथ ही जो रीतिकाल में पद्माकर हैं उनका जन्म जो है वो ऐसे ही वातावरण में हुआ। उनका पारिवारिक वातावरण भी जो था वो कवित्वमय था। इसके साथ वो बादरा निवासी मोहनदास भट्ट के पुत्र थे। उनका जो उन्होंने अनेक राज दरबारों में काम किया है, वहाँ राजा महाराजा जो होते थे उनके लिए वो काव्य लिखा करते थे, उनकी प्रशंसा के लिए काव्य लिखा करते थे। श्रृंगार रस से पूर्ण उनका काव्य दिखाई पड़ता है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो उनका काव्य है वो विनोद काव्य रसिकों वाला है, यानी कंठ को यानी कानों को सुनने में वह बहुत अमृत जैसा लगता है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। हाव भाव पूर्ण चित्रण काव्य है, यानी उनके काव्य में कल्पना शक्ति है, स्वाभाविकता है, नेचुरल लगता है, हाव भाव दिखाई पड़ते हैं। एक अलग भांति का, एक अलग प्रकृति का उनका काव्य दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण वो अपने काव्य में करते हैं। उनकी जो भाषा है वो सरल, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण रही है। इसके साथ ही हम उनके काव्य में जो गति है वो देख सकते हैं, और उनका जो पूरा साहित्य है वो अन्य कवियों से थोड़ा अलग था। ब्रज भाषा में लिखते हैं। अनुप्रास अलंकार जो है वो अधिकतर तरह तरह से उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। उनके जो संपूर्ण छंद है यानी जो दोहे वो लिखते हैं वो लाक्षणिक शब्द जो हैं वो उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। एक जीवंतता दिखाई पड़ती है उनके काव्य में प्रत्यक्ष रूप से, यानी हमें ऐसा लगेगा कि वो जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं अपने काव्य के माध्यम से वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो 3 पद हैं उनका विशेष भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं, उनके कुछ मुख्य बिंदुओं को यहाँ समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो कवित्व है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। प्रकृति से संबंधित जो प्रकृति में जो तरह तरह की विभिन्न ऋतुएं होती हैं उनमें किस ऋतु को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, वसंत ऋतु को माना जाता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है, और वसंत ऋतु के आगमन से, वसंत ऋतु जब उसका आरंभ होता है तो प्रकृति में किस प्रकार का जो एक अलगपन दिखाई देता है उसका वर्णन, परिवर्तन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कि प्रकृति में विहग हो, पशु पक्षी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, या जो कुछ भी प्रकृति में सम्मिलित है या मनुष्य है उनकी दुनिया पर कैसा एक अलग प्रभाव वसंत ऋतु में दिखाई देता है, उसका एक लाक्षणिक वर्णन यहाँ किया गया है। इसी के साथ जो दूसरा पद है, दूसरे कवित्व में जो गोपियां हैं वो कृष्ण के रंग को अपने से छूटने नहीं देना चाहती हैं। वो लोक निंदा से नहीं डरती हैं। वो समाज उनकी निंदा करेगा इसकी परवाह किए बिना वो कृष्ण के रंग में या प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। होली के समय का वर्णन किया गया है कि गोकुल में किस प्रकार से होली मनाई जाती है, और वहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के रंग में डूबी हुई हैं। उस रंग को जब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि तुम्हें यह रंग हटा देना चाहिए, इससे तुम्हें लोक निंदा का सामना करना पड़ेगा, तब वह गोपी जो है समाज निंदा की परवाह किए बिना किस प्रकार से कृष्ण रंग में डूबे रहने की बात यहाँ करती है। और तीसरे पद में यानी अंतिम कवित्व में जो कवि है वो वर्षा ऋतु के समय के सौंदर्य का वर्णन करते हैं
कि किस प्रकार से जो भंवरे हैं उनकी गुंजार, उनकी आवाज़, मोरों का शोर जो है, या जो सावन के झूले हैं वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ते हैं, जो नव युवक हैं उनकी एक कैसी प्रकृति और सौंदर्य जो है, उनमें जो नयापन है वो कैसा दिखाई देता है, उसका वर्णन तीसरे पद में किया गया है। पहला पद पद्माकर का, औरे भांति कुंजन में गुंजरत। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर जोरन पे बौरन के हवे गए, कहे पद्माकर सु और भांति गलियारिनी। इसका अर्थ ये है यहाँ पर कि जैसे मैंने अभी आपको बताया मुख्य बिंदुओं में कि किस प्रकार से जो चमत्कारिक परिवर्तन है वो वसंत ऋतु में, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति हो, उसमें दिखाई पड़ता है। तो औरे भांति के माध्यम से, औरे भांति शब्द का प्रयोग कर वो बता रहे हैं कि अलग ही तरह का, और ही तरह का जो कुंजन है, जो कुंजन में गुंजन भीर भौर, यानी जो भंवरे हैं उनकी जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो आज कुछ अलग ही तरह की प्रतीत हो रही है। वो अलग ही तरह से मंडरा रहे हैं, अलग ही तरह से भंवरे जो हैं वो घूम रहे हैं। और डोर झोरन पे बौरन के हवे गए, यानी और ही तरह से आज जो है भंवरे वो फूलों पर घूम रहे हैं, और जो फूलों के रंग हैं वो आज कुछ अलग ही प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं। उनका रंग जो है वो अधिक सुंदर लग रहा है और अलग ही तरह से निखर कर सामने आ रहा है। कहे पद्माकर सु और भांति गलियारन, वो कह रहे हैं कि जितनी भी सड़कें हैं या जो बाग बगीचे हैं वो और ही भांति के लग रहे हैं, बिल्कुल अलग ही प्रतीत, परिवर्तित लग रहे हैं, सामान्य दिनों जैसे नहीं लग रहे हैं जैसे आम तौर पर दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर इनकी जो स्थिति है उनमें परिवर्तन आ गया है, इनकी जो रंग है, इनकी जो खूबसूरती है वो चमत्कारी लग रही है, इनकी और जो आकर्षण है वो बढ़ता चला जा रहा है। छलिया छबीले छैल छवि छवे गए, इसका अर्थ ये हुआ कि जो नव युवक हैं उनकी जो चमक दमक है वो वसंत ऋतु में एक अलग प्रकार से दिख रही है। वो भी गलियों में इधर उधर घूम रहे हैं और तरह तरह से प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। और ये भांति बिहग समाज में आवाज होती, इस ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दबे गए। इसका अर्थ ये हुआ कि किस प्रकार से और ये भांति बिहग समाज में, आज समाज की जो रीति है, आज जो समाज की आवाज़ है, जो गुण है या जो धुन है वो कुछ अलग ही प्रकार की लग रही है। जो पक्षियों की आवाज़ है, जो उनका कलरव है वो कुछ अलग प्रकार का प्रतीत हो रहा है। यानी जिस प्रकार से पक्षियों की धुन जो है वो सुनाई देती है, ध्वनि जो हमारे कंठ में पड़ती है वो आज कुछ अलग प्रकार की है। तो यानी वसंत ऋतु के समय संपूर्ण वातावरण, मनुष्य हो या नवयुवक हो या गलियारे हो या यूं कहें कि फूल हो, भंवरे हो, वो सब किस प्रकार से परिवर्तित लग रहा है, बिल्कुल ही अलग लग रहा है, प्रकृति में एक नयापन लग रहा है। उसका वर्णन यहाँ वो करते हैं। कौन करते हैं? कवि पद्माकर। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्विगे गए। इसका अर्थ ये है कि किस प्रकार से ऐसे ऋतुराज, ऋतुओं का राजा यानी वसंत ऋतु जिसे कहा गया है, कि आज के दिन ऐसे लग रहे हैं, अगर ये ऋतुराज का जो अंतिम, अगर हम कहें कि वसंत ऋतु जो है वो अंतिम चरण पर आ जाए, ख़त्म होने वाली हो, तो उसकी जब चरण पर आ जाती है यानी सबसे ऊपर पहुंच जाए वो जो चीज़ होती है, तो जो वसंत ऋतु का जब चरम सीमा होती होगी तो कितना सुंदर वातावरण लगता होगा। जब सबसे ऊपर वसंत ऋतु का जो प्रभाव है वो प्रकृति में संपूर्ण रूप से दिखाई देता होगा। और रस और रीति राग और रंग और तन और मन और बन गए हवे गए। इसका अर्थ ये है कि यानी और रस, और ही तरह का रस है, और ही तरह की रीति है, आज सब कुछ अलग ही तरह का, राग रंग तन मन बन, हर चीज़ जो है वो एक अलग प्रकार की प्रतीत हो रही है, उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसकी एक चमत्कारिक जो प्रकृति है या उसका जो दृश्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। किस समय? जब वसंत ऋतु आती है, और वसंत ऋतु के आगमन से किस प्रकार से प्रकृति का जो संपूर्ण स्वरूप है वो बदल जाता है, उसका एक सुंदर चित्रण यहाँ पर पद्माकर करते हैं। पद्माकर का दूसरा पद, गोकुल के कुल के गली के गोप। जैसा मैंने आपको बताया था, गोकुल के कुल के गली के गोप, यानी गोकुल जो नगरी है वहाँ पर
जितने भी वहाँ के जो कुल नगरी है, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जो गोपियाँ हैं, उस गली का स्वरूप किस प्रकार से होली के समय, फागुन के समय कैसा हो जाता है, वहाँ का परिवर्तित स्वरूप कैसा दिखाई पड़ता है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि पद्माकर करते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं, कहे पद्माकर परोस पछवारन के, द्वारन के दोरी गुण अवगुण गणे नहीं। यानी गोकुल के कुल की जो गली है वो आज कुछ अलग प्रकार की दिख रही है। यहाँ पर गोपियाँ हो, चाहे वहाँ के लोग हों, समाज हो, सभी लोग जो हैं, चाहे वो ग्वाल हों या बालक हों, सभी पर एक प्रभाव होली का दिखाई पड़ रहा है। और परिवार जन से लेकर गलियों में हर जगह होली की एक मस्ती और जो रंग से सराबोर होकर जो एक स्वरूप है वो वहाँ दिखाई पड़ रहा है। हर कोई जो है वो मस्ती में है, मनमानी कर रहा है और मनमानी करने पर उतारू है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक दूसरे पर रंग लगा रहा है, ये बिना परवाह किए कि किस प्रकार का दृश्य लग रहा होगा, या किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, समाज में उसको अच्छी नज़र से देखा जाता है या बुरी नज़र से, या अच्छाई और बुराई या लोक निंदा की परवाह किए बिना किस प्रकार से सब मस्ती में लीन हैं। तो पद्माकर इसी का वर्णन यहाँ करते हैं। गुण अवगुण की या अच्छाई बुराई की परवाह किए बिना जो गोपी है वो किस प्रकार से दरवाजे के पास जो है वो भागी चली आ रही है, पड़ोस में एक दूसरे पर लोग रंग लगा रहे हैं। तौलो चलित चतुर सहेली याही कहू नीके के निचौरता ही करत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी बोरत तो भयो पे निचोरत बने नहीं। तो यहाँ एक जो है वो चलित चतुर सहेली, यानी एक जो सहेली है वो दूसरी सहेली से, गोपी से कहती है कि चलो तुम यहाँ से, तुम पूरी तरह कृष्ण रंग में या इस होली के रंग में डूबी हुई हो और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें इस रंग को अपने से हटा देना चाहिए, अपने आंचल को निचोड़ कर साफ कर लो, इस रंग को हटा दो। तो वो कहती है, निचोड़ने के लिए कहती है, और लेकिन जो गोपी है वो कह रही है कि मैं श्याम रंग में ऐसी रंग चुकी हूँ, उसने ना केवल मेरे तन को, ना केवल मेरे मन को संपूर्ण रूप से अपने रंग में मुझे रंग लिया है, और मैं जो हूँ उसके रंग से अगर मैं अपने वस्त्रों से उस रंग को हटा भी दूँ तो अब वो रंग नहीं छूटेगा। तो वो लोक निंदा से या अपमान से, अवगुण से बचने का वो सोच भी नहीं रही है, वो परवाह भी नहीं कर रही है इस चीज़ की, और वो कहती है कि ये जो रंग है वो इसी तरह रहेगा और मैं इसे नहीं निचोड़ूंगी, क्योंकि मैं श्याम रंग को, या मैं इस रंग को, होली के वातावरण को अपने अंदर समाकर रखने देना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि चोरी छुपे जो है वो कोई इसे चुरा ले। ये मेरे अंदर ही समाहित हो चुका है, वो कृष्ण प्रेम में या कृष्ण रंग में पूरी तरह सराबोर हो चुकी है, उसमें रंग चुकी है। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पद्माकर का तीसरा पद, भौरन को गुंजन बिहार। भौरन को गुंजन बिहार का इस पद में किस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पद्माकर करते हैं, और वर्षा ऋतु के समय किस प्रकार का परिवर्तन होता है वातावरण में, और परिवर्तन के साथ साथ ही एक अलग धुन जो है, तान जो है वो सुनाई पड़ती है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो अभी हमने जो दो पिछले पद पढ़े हैं उनमें एक में हम वसंत ऋतु की बात करते हैं, ऋतुओं का राजा जो है, और दूसरे में हम बात करते हैं फागुन होली के समय का, और अब हम तीसरे में वर्षा ऋतु का वर्णन करेंगे, और उस वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य का कैसा स्वरूप जो है वो पद्माकर हमारे सामने रखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है, काहे पद्माकर घुमान हूते मान हूते, प्राण हूते प्यार मन भावनो लागत, मोरन को सोर घन घोर चहु औरन, हिडोरन को वृद्ध छवि छावनो लगत है, निहस सरसावन में मेह बरसावन में, सावन में झूले बो सुहावनो लगत है। यहाँ पर भंवरों की बात करते हैं कि जो भंवरों की जो धुन है वर्षा ऋतु के समय, चारों ओर खुशी का वातावरण है, और उस खुशी के वातावरण में जो भंवरों का जो शोर है, बाग बगीचों में जो भंवरे उड़ रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, उनकी जो राग है, उनका जो शोर है या जो ध्वनि है वो इस प्रकार लग रही है कि जो राग मल्हार कोई गा रहा हो। राग मल्हार एक प्रकार का गीत है जो गाया जाता है, तरह तरह का एक
एक कह सकते हैं कि एक वर्षा ऋतु के समय वो गान सुनाई पड़ता है। एक राग है वो, ध्वनियों में एक राग माना जाता है मल्हार गीत। तो वो ऐसा लग रहा है भंवरों की धुन सुनकर कि हमारे सामने, हमारे सम्मुख जो है वो राग मल्हार गीत कोई गुनगुना रहा हो। और इस प्रकार का वातावरण लग रहा है कि कोई नायिका जो है वो अपने प्रियतम से कह रही है कि उसे आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, और कोई भी उससे रूठा हो वो फिर भी मान जाएगी आज। और उसके जो प्राण में है, जो उनके उसके जो प्राण हैं वो आज प्यार या प्रेम से भरे हुए हैं। और इसके साथ ही वो मोरों की घनघोर शोर की छाया जो है, जो मोर हैं उनकी जो छाया है या जो उनका जो शोर है उसको किस प्रकार से लगता है, उसे कैसी ध्वनि सुनाई देती है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास चारों ओर मोर ही मोर हैं, एक सुंदर वातावरण है, मल्हार गीत उसे सुनाई दे रहा है। और जो नायिका है वो प्रसन्न है, नायक नायिका इस मौसम व वर्षा ऋतु का जो आनंद है वो किस प्रकार से उठाते हैं, और किस प्रकार नायक या नायिका जो है वो अब नायक से कहती है कि उसे कहीं घुमाने को ले चले और वो घूम कर आए, और उसका मन जो है वो प्रेम से भरा हुआ है और मन भावन है, आज वो बहुत प्रसन्न है, वो बहुत खुश है। इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। इसके साथ ही पेड़ों की जो डालियां हैं उस पर जो झूले हैं उनका जो सौंदर्य है उसका चित्रण यहाँ किया गया है। और उन झूलों पर जो सुंदरता है, जो डाल है, झूलों पर जो पेड़ों की जो लताएं हैं वो किस प्रकार से गिर रही हैं, और नायिका या जो नायक हैं वो झूला झूलने को बेचैन हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। वर्षा ऋतु के समय जो बादल हैं वो बरसते और गरजते हुए से दिखाई पड़ते हैं, वो किस प्रकार से प्रेम भावना को पैदा करते हैं, या एक प्रेम स्वरूप स्पष्ट रूप से जो वातावरण में है दिखाई पड़ता है, उसका वर्णन है। इसके साथ ही सावन में झूला झूलने की जो बहुत इच्छा होती है, सावन के मौसम में, अभी आपको पता है कि सावन का मौसम चल रहा है, सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो उसमें एक अलग प्रकार से वर्षा ऋतु के समय जो वातावरण की खूबसूरती, पर्यावरण का एक प्राकृतिक सौंदर्य का एक जो प्रभाव है वो किस प्रकार से नायक नायिका को या बच्चों पर या प्रकृति पर जो दिखाई पड़ता है उसका चित्रण यहाँ किया गया है। कि जो मोर हैं वो नाचते हुए से दिखाई पड़ते हैं, जो झूले हैं वो पेड़ों की डालियों पर दिखाई पड़ते हैं, वर्षा ऋतु या मेघों की जो आवाज़ है वो किस प्रकार सी लगती है, उसका चित्रण यहाँ पर इस पद में पद्माकर करते हैं। चलिए अब हम पद्माकर की काव्यगत विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो पद्माकर जो हैं उनका काव्य जो है वो ब्रज भाषा में है। इसके साथ अलंकारों की विविधता उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। मुख्य रूप से कौन कौन से अलंकार उनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्य। इसके साथ ही भाषा जो है वो भावानुकूल है और विषयानुकूल है। जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो उनकी भाषा से स्पष्ट रूप से समझ में आता है, और एक सुंदर चित्रण यहाँ पर हमें दिखाई देता है। भाषा में एक प्रवाह है, उसे पढ़ते समय रुकावट नहीं, एक प्रवाह लगता है, गति दिखाई देती है। मुहावरे और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग दिखाई पड़ता है, और जो वो लिखते हैं वो सवैयों और कवित छंद में सुंदर प्रयोग किया है उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, वो जो पद लिखे हैं वो सवैयों और कवित छंद में लिखे हैं। इनकी एक अपनी एक विशेषता होती है। यह रही सभी पद्माकर की काव्यगत विशेषताएं। तो इसी के साथ आज हमने पद्माकर कवि रीतिकाल के कवि हैं, वो अलंकारिक भाषा में लिखते हैं, दरबारी कवि रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, उनकी भाषा कैसी है, वो कैसा लिखते हैं। इसके साथ ही आपके पाठ्य पुस्तक में जो 3 पद हैं, जैसे पहले पद में किस प्रकार से मैंने आपको बताया कि वसंत ऋतु का वर्णन है जो ऋतुओं का राजा है, और दूसरे में गोकुल नगरी में होली का चित्रण, फागुन के महीने का वर्णन करते हैं, और गोपी का एक जो रंग चढ़ जाना या प्रेम रंग में डूब जाना उसका चित्रण है। तीसरे पद में किस प्रकार से सावन के महीने का वर्णन, यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ किया गया है, और उसमें एक मनभावन चित्रण जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपको असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।